हेलो दोस्तों। आई वेलकम यू ऑल टू राहुल शर्मा एजुकेशन। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक की बात करने वाले हैं वो पिछले टॉपिक की तरह ही हमारे फेडरल सिस्टम के सक्सेस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, हमने देखा कि हमारे भारत में फेडरल सिस्टम को अपनाया गया है, जहाँ पे हमारे देश को पूरे अलग अलग यूनिट्स में डिवाइड किया गया है और इन यूनिट्स के ऊपर एक सेंटर है। तो जिस तरीके से हमने पहले चैप्टर में देखा था कि कैसे फेडरल सिस्टम अच्छे से काम करे, फेडरल सिस्टम सफल रहे, उसके लिए केंद्र और उसके यूनिट्स यानी कि भारत में राज्य, उनके बीच का संबंध अच्छा हो, उतना ही ज़रूरी है अलग अलग राज्यों के बीच का संबंध अच्छा होना। तो अगर भारतीय फेडरल सिस्टम अपने आप में सक्सेसफुल होना चाहता है तो फिर भारतीय फेडरल सिस्टम के अंदर ना ना केवल सेंटर स्टेट का रिलेशन अच्छा होना चाहिए, साथ ही साथ जो अलग अलग स्टेट्स हैं, इंटर स्टेट रिलेशन भी बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्रोविजंस को ऐड कर दिया, जिसने जो हमारे देश के अंदर अलग अलग राज्यों के बीच में एक सौहार्दपूर्ण संबंध यानी हार्मोनियस रिलेशन बनाने की बात करता है। तो आज दोस्तों इस टॉपिक में हम इंटरस्टेट रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे और इस रिलेशन के बारे में जो चार प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, उन्हीं चार प्रोविजन के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे कि ये चार प्रोविजन कैसे हमारे देश के अंदर अलग अलग राज्यों के बीच में एक मधुर संबंध, एक हार्मोनियस रिलेशनशिप बनाने की बात रखते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले कि हम अपने आज के मेन टॉपिक को शुरू करें, मैं आप सबको एक बार याद दिला दूं कि जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ जाके सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। चलिए दोस्तों, आज हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने कुछ प्रोविजंस को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया, जो ये इंश्योर करते हैं कि हमारे देश के अंदर जितने भी स्टेट्स हैं, उनके बीच में एक बहुत ही अच्छा रिलेशन बना रहे। तो वो चार जो प्रोविजंस है, वो पहला है कि जब भी कोई इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट होता है तो उसका एडजुडिकेशन कैसे होता है ना। फिर हम इंटरस्टेट काउंसिल के बारे में चर्चा पाते हैं, जो अलग अलग राज्यों के बीच में कोऑर्डिनेशन की बात करता है। उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे हमारे देश के अलग अलग राज्यों में पब्लिक एक्ट्स, रिकॉर्ड्स और जुडिशियल प्रोसीडिंग्स को लेके एक म्यूचुअल रिकॉग्निशन की स्थिति है। एक राज्य के पब्लिक एक्ट को, रिकॉर्ड को, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स को दूसरे राज्य में मान्यता मिली होती है। इस प्रकार उनके बीच जो तनाव का बिंदु होता है, जो पॉइंट ऑफ कंटेंशन होता है, वो नहीं बन पाता है। फिर हम देखेंगे कि कैसे हमारे पूरे देश के अंदर फ्रीडम ऑफ ट्रेड है। तो इसमें ये चीज़ भी आ जाएगी कि अलग अलग राज्यों में भी फिर इंटर स्टेट ट्रेड में कोई उसका फ्रीडम है, कॉमर्स और इंटरकोर्स का फ्रीडम है। तो इन चार पॉइंट्स में दोस्तों हम आज के लेक्चर को देखने वाले हैं। तो चलिए हम दोस्तों एक एक करके इन सारे पॉइंट्स को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला है इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट, अंतर्राज्यीय जल विवाद। देखिए दोस्तों, हमारे देश के अंदर जो नदी है, उन नदियों की हमारे देश के राज्यों की तरह कोई सीमा नहीं है। हमारे जो भी हम बहुत ज्योग्राफी में जो रिसोर्सेज देखते हैं, उनका क्या, अब जैसे हवा है, पानी है, इनका अपना कोई बाउंड्री नहीं होता। ये एक राज्य से होके गुजरते हुए कई राज्यों को पार करते हुए जाके समंदर में मिल जाती है। बहुत सारी तो ऐसे भी नदियां हैं जो तीन चार देशों से होकर बहती है। ब्रह्मपुत्र को आप देख लीजिए, ब्रह्मपुत्र कहाँ से निकलती है और हमारे देश में आके बांग्लादेश होते होते कहाँ कहाँ नहीं बहती हैं वो, है ना। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि चूंकि रिवर्स की कोई बाउंड्रीज नहीं होती, ये एक से ज़्यादा राज्यों से होकर बहते हैं। तो ये ऑब्वियस सी बात है कि उस रिवर के वाटर को लेके, उस रिवर के वैली पे कंट्रोल को लेके अलग अलग राज्यों के बीच में विवाद हो सकता है। तो हमारे संविधान निर्माताओं ने इस बात को ध्यान में रखते हुए हमारे संविधान के आर्टिकल 22 में, सॉरी 262 में, इस बात के एडजुडिकेशन के लिए प्रोविजन रखा कि जब भी इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट होगा तो इस बात का निपटारा कैसे किया जाएगा। तो देखिए दोस्तों, हमारा आर्टिकल 262 ये कहता है कि जब भी इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट्स होता है तो ऐसे स्थिति में जो पार्लियामेंट है, जो संसद है, वो इसी ऐसे किसी भी डिस्प्यूट का न्याय निर्णयन कर सकता है, एडजुडिकेशन कर सकता है, उस विवाद का निपटारा कर सकता है कोई भी कानून बना के। ठीक है। और दूसरा प्रोविजन इसका ये है कि जो पार्लियामेंट है, वो इस बात के लिए भी प्रोवाइड कर सकता है कि जब भी किसी अंतर्राज्यीय जल विवाद से संबंधित मामला सुप्रीम कोर्ट या किसी दूसरे कोर्ट में जाए तो कोर्ट्स इस पर कोई भी डिसीजन न ले। तो ऐसा भी पार्लियामेंट व्यवस्था कर सकता है।
तो इन दोनों पॉइंट्स के माध्यम से पार्लियामेंट को इस बात की शक्ति है कि वो इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट के मामले में एडजुडिकेशन प्रदान करे या न्याय निर्णय प्रदान करे। अब चूंकि आर्टिकल 262 ने पार्लियामेंट को कानून बनाने का राइट दिया है, तो इसी राइट के अंतर्गत पार्लियामेंट ने दो कानून बनाए। पहला है द रिवर बोर्ड, ये बोर्ड्स नहीं है दोस्तों, माफ कीजिएगा, ये बोर्ड्स है। अभी मैं इसको ठीक कर देता हूँ। हाँ, तो पहला है द रिवर बोर्ड्स एक्ट और दूसरा है इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट्स एक्ट 1956। तो जो रिवर बोर्ड्स एक्ट है, ये जब भी किसी अंतर्राज्यीय नदी या नदी घाटी के नियंत्रण और तथा उसके विकास के लिए जब कोई भी विवाद होता है, तो उनके संबंध में नदी बोर्डों की स्थापना की जाती है। और इन बोर्डों की स्थापना केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है पार्लियामेंट के किसी एक्ट के माध्यम से। और फिर देखते हैं कि वो क्या करती है, किसी भी अंतर्राज्यीय जल विवाद पे राज्यों को सलाह देती है, उन सभी राज्यों को जो उस विवाद से जुड़े हुए हैं। फिर दूसरा हम देख रहे हैं इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट्स एक्ट। इस एक्ट के तहत सेंटर अलग अलग मामले में ट्रिब्यूनल्स की स्थापना कर सकती है, और इस ट्रिब्यूनल का जो निर्णय होता है वो अंतिम होता है, और जितनी भी पार्टीज इस डिस्प्यूट में इन्वॉल्व हैं उन सब पे बाध्यकारी होता है। तो इस एक्ट के तहत अलग अलग ट्रिब्यूनल्स की स्थापना की गई है, जो आपको अपनी स्क्रीन पर दिख सकता है। जैसे कि 1969 में कृष्णा वाटर डिस्प्यूट्स ट्रिब्यूनल की स्थापना की गई है ना। फिर देखते हैं कि 1986 में रवि एंड व्यास वाटर डिस्प्यूट्स ट्रिब्यूनल की स्थापना की गई। जो लेटेस्ट था हमारा 2018 में, वो महानदी वाटर डिस्प्यूट्स ट्रिब्यूनल की स्थापना की गई। तो ऐसे अलग अलग ट्रिब्यूनल्स की स्थापना करके इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स का बंटवारा किया जाता है, और इस बात को इंश्योर किया जाता है कि दो राज्य आपस में ना लड़े और हमारे फेडरल सिस्टम को और ज़्यादा अच्छे से फंक्शन करने दें। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ में आया होगा। अब दूसरा जो पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेशन है, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया है, वो है इंटर स्टेट काउंसिल। हम इसको हम अंतर्राज्यीय परिषद कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, इसकी चर्चा हमने पिछले चैप्टर में भी की है, सेंटर स्टेट रिलेशन वाले में, जब हमने देखा था सरकारिया कमीशन के बारे में। हम सरकारिया कमीशन की चर्चा यहाँ भी पाएंगे, और हमने पिछली वीडियो में भी सरकारिया कमीशन को देखा था। तो अगर आप इस वीडियोस को और ज़्यादा अच्छे से समझना चाहते हैं, तो आप प्लीज़ पिछले वीडियो को जाके देखें, तो आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो इंटरस्टेट काउंसिल हमारे देश में प्रेसिडेंट के द्वारा स्थापित किया जाता है अंडर आर्टिकल 263। जो प्रेसिडेंट होता है वही इसके ड्यूटीज के बारे में, कि इसके क्या क्या काम होंगे, माफ कीजिएगा, इस इंटरस्टेट काउंसिल का ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा, ये किस प्रोसीजर के आधार पे काम करेगी, इन सब को डिसाइड करने का काम प्रेसिडेंट का है। तो अगर आर्टिकल 263 की बात करें, तो 263 में भी इंटरस्टेट काउंसिल के कुछ ड्यूटीज की चर्चा है, जो कि आपको अपने स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो देखते हैं कि वो कौन कौन सी बातें हैं जो आर्टिकल 263 इंटरस्टेट काउंसिल को करने के लिए कहता है। तो सबसे पहला ये है कि ये कहता है आर्टिकल 263 कि राज्यों के बीच में कोई भी विवाद अगर उत्पन्न होता है, तो उसकी जांच करेगा इंटरस्टेट काउंसिल, और ऐसे विवादों के ऊपर सलाह देगा। ठीक है। फिर दूसरा काम उसका होगा कि उन सभी विषयों पर जिसमें कि राज्य या फिर केंद्र और राज्य इन दोनों के समान हित हो, उन मामलों पे वो क्या करेगा कि इन्वेस्टिगेशन करेगा और ऐसे विषयों को पे डिस्कशन लेके आएगा। फिर तीसरा है कि ऐसे रिकमेंडेशन करेगा इंटरस्टेट काउंसिल, जो कि किसी भी पॉलिसी और किसी भी एक्शन के कॉन्टेक्स्ट में एक बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स एंड बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट स्टेट्स। एक तो केंद्र और राज्य के बीच में भी किसी भी पॉलिसी और एक्शन को लेकर अच्छे संबंध, अच्छे कोऑर्डिनेशन की स्थापना करेगा, और फिर अलग अलग राज्यों के बीच भी अच्छे कोऑर्डिनेशन की स्थापना करने का काम हमारा इंटरस्टेट काउंसिल का है, ऐसा 263 कहता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। फिर देखिए दोस्तों, जो काउंसिल है वो सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन, जो कि अनुच्छेद 131 में है, उसी के कॉम्प्लीमेंट की तरह फंक्शन करता है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट को भी इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट के मामले में या किसी भी दो राज्यों के बीच में जब भी विवाद होता है, तो उस मामले में सुप्रीम कोर्ट के पास ये अधिकार है कि वो उस पर अपना डिसीजन दे, उनके बीच के जो भी विवाद है उनका निपटारा करे। और इंटरस्टेट काउंसिल भी इसी तरीके का काम करता है। तो इसलिए यहाँ पे मैंने लिखा है कि जो काउंसिल है उसका फंक्शन जो है वो सुप्रीम कोर्ट के फंक्शन के कॉम्प्लीमेंट्री है। लेकिन दोनों में एक डिफरेंस है दोस्तों, कि जो काउंसिल है उसका फंक्शन एडवाइजरी है, यानी कि सलाहकारी फंक्शन है इस काउंसिल का, ये सलाह देता है। लेकिन जब कोई मामला कोर्ट में जाता है,
किसी भी दो राज्यों के बीच में जब विवाद होता है और मामला कोर्ट में जाता है और कोर्ट ने अगर कोई डिसीजन दे दिया है तो वो डिसीजन बाइंडिंग होता है। तो ये इन दोनों में अंतर है। जहाँ इंटरस्टेट काउंसिल जो है उसका फंक्शन एडवाइजरी है, वहीं जब कोर्ट के पास कोई मामला जाता है तो कोर्ट का डिसीजन बाइंडिंग होता है। तो ये थोड़ा सा अंतर है। तो इस तरीके से देखा हमने कैसे इंटरस्टेट काउंसिल फंक्शन करता है ना। अब देखिए हमारे देश में प्रेसिडेंट ने बहुत सारे इंटरस्टेट काउंसिल की स्थापना की है। फॉर एग्जांपल सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, स्वास्थ्य और जो भी पारिवारिक कल्याण है उसके लिए एक काउंसिल की स्थापना की गई है केंद्र स्तर पे। फिर लोकल गवर्नमेंट के लिए भी काउंसिल की स्थापना की गई है। फिर हम देखते हैं कि रीजनल काउंसिल्स फॉर सेल्स टैक्स फॉर नॉर्दर्न, ईस्टर्न, वेस्टर्न एंड सदर्न जोन्स, अलग अलग जोन्स के लिए क्या है कि अलग अलग काउंसिल, रीजनल काउंसिल्स की स्थापना की गई है। उसके बाद दोस्तों इंटर स्टेट काउंसिल के कॉन्टेक्स्ट में एक इम्पॉर्टेंट कमीशन आता है, सरकारिया कमीशन। मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि इसने रिकमेंड किया था कि जो इंटर स्टेट काउंसिल है इसको एक परमानेंट बना दिया जाए। एक परमानेंट हमेशा, मतलब इसने कहा कि एक परमानेंट इंटर स्टेट काउंसिल की स्थापना कर दी जाए। सरकारिया कमीशन कब आया था आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इंटर स्टेट काउंसिल के मेंबर्स कौन कौन से होते हैं। दोस्तों अगर हम इनके मेंबर्स की बात करें तो पीएम इसका चेयरमैन होता है। पीएम के अलावा जितने भी देश में राज्य हैं उनके सीएम इसके सदस्य होते हैं। फिर ऐसा यूटी जहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके सीएम भी इसके सदस्य होते हैं। फॉर एग्जांपल आपका दिल्ली हो गया, फिर पुदुचेरी हो गया, फिर आपका जम्मू कश्मीर हो जाएगा, है ना ये। फिर देखते हैं कि अगर किसी यूटी में जहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है तो वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो भी इंटरस्टेट काउंसिल का मेंबर होता है। फिर अगर कोई स्टेट प्रेसिडेंट रूल के अंडर में है तो उस स्टेट का गवर्नर इंटरस्टेट काउंसिल का मेंबर होगा। इसके इन सब के अलावा 6 कैबिनेट मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग होम मिनिस्टर जिसको कि पीएम नॉमिनेट करेगा, ये सारे इंटरस्टेट काउंसिल के मेंबर्स होते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको इंटरस्टेट काउंसिल अच्छे से समझ में आया होगा। अब तीसरा जो पॉइंट है जो स्टेट और सेंटर के बीच में, सॉरी माफ कीजिएगा, स्टेट अलग अलग स्टेट्स के बीच में एक कोऑर्डिनेशन स्थापित करता है, वो ये कि पब्लिक एक्ट, रिकॉर्ड और जुडिशियल जो प्रोसीडिंग्स होती है इन सब को पूरे देश में फुल फेथ और क्रेडिट मिला हुआ है। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें एक फुल फेथ एंड क्रेडिट क्लॉज की बात है, जो ये कहता है कि हमारे इंडिया की टेरिटरी के अंदर फुल फेथ और क्रेडिट मिलेगा किसी भी पब्लिक एक्ट को, रिकॉर्ड को या जुडिशियल प्रोसीडिंग्स को, चाहे वो सेंटर का हो या स्टेट का हो। उन सबको फुल फेथ एंड क्रेडिट मिलेगा, किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। मान लीजिए कि राज्य के अंदर कोई भी एक पब्लिक एक्ट पारित हुआ तो उस पब्लिक एक्ट को सेम रिकॉग्निशन मिलेगा किसी दूसरे देश में, सॉरी किसी दूसरे राज्य में, देश के किसी भी हिस्से में उसको पूरी क्रेडिट होगी, उस पर पूरी का पूरा फेथ होगा। फिर ये कहता है कि पार्लियामेंट जो है वो डिसाइड करती है कि वन स्टेट शैल बी, पार्लियामेंट कैन डिसाइड हाउ द रिकॉर्ड्स एंड प्रोसीडिंग्स ऑफ वन स्टेट शैल बी रिकॉग्नाइज्ड इन अदर स्टेट। देखिए पार्लियामेंट के पास इस बात की शक्ति है कि वो डिसाइड कर सकती है कि किस प्रकार से कोई भी अधिनियम है या फिर कोई भी रिकॉर्ड है या जो भी फंक्शंस हैं वो किस प्रकार से संसद जो है वो अपने कानून बना के, माफ कीजिएगा 1 मिनट मुझे दीजिए जरा। हाँ, तो दूसरा ये कह रहा है कि पार्लियामेंट के पास इस बात की शक्ति है कि वो कानून बना के ये डिसाइड करे कि किसी भी कोई भी रिकॉर्ड या कोई भी प्रोसीडिंग जो एक स्टेट का है उसको दूसरे स्टेट में किस तरीके से रिकॉग्नाइज किया जाएगा। ये दूसरा पॉइंट कहता है। फिर तीसरा पॉइंट ये है कि सिविल केसेस के मामले में जो भी जजमेंट्स होते हैं वो पूरे देश के अंदर इन्फोर्स होंगे, पूरे देश के अंदर लागू होंगे, क्रिमिनल केसेस में नहीं। यानी अगर बिहार राज्य के अंदर कोई भी सिविल मामले पे जो निर्णय आया है वो निर्णय पूरे देश में लागू होगा, लेकिन ऐसी व्यवस्था क्रिमिनल केसेस में नहीं है। ठीक है, आपको इसको ध्यान में रखना है। चौथा पॉइंट ऑफ जो कोऑर्डिनेशन है बिटवीन अलग डिफरेंट स्टेट्स वो ये है कि इंटरस्टेट ट्रेड और कॉमर्स को लेके। देखो दोस्तों आर्टिकल 301 कहता है कि हमारे इंडिया के टेरिटरी के अंदर, पूरे इंडिया के टेरिटरी में ट्रेड, कॉमर्स और इंटरकोर्स की फ्रीडम होगी। जो कोई भी व्यक्ति कहीं भी व्यापार कर सकता है, कहीं भी कॉमर्स कर सकता है। अब देखिए ये जो प्रोविजन है
इसमें इंटरस्टेट ट्रेड भी शामिल होता है और इंट्रास्टेट ट्रेड भी शामिल होता है। यानी पूरे देश के अंदर आप कहीं पे व्यापार कर भी सकते हैं, आप पूरे देश के अंदर भी कहीं पे व्यापार कर सकते हैं, किसी राज्य के अंदर भी कहीं पे व्यापार कर सकते हैं, और उसके बाद अलग अलग राज्यों के बीच में भी जो व्यापार का प्रोविजन है वो भी आर्टिकल 301 के तहत आ जाता है। लेकिन इस पे कुछ एक्सेप्शंस हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो पार्लियामेंट है वो ट्रेड और कॉमर्स पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज कर सकता है अगर वो पब्लिक इंटरेस्ट में हो। ठीक है, आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर संसद चाहे तो लोक हित में कुछ रिस्ट्रिक्शंस को ट्रेड एंड जो कि कॉमर्स पे होगा, ट्रेड पे होगा, उनको इम्पोज कर सकता है, उनको लागू कर सकता है। फिर सेम चीजें स्टेट लेजिस्लेचर अपने स्टेट के अंदर कर सकता है कि अगर किसी भी ट्रेड या कॉमर्स पे अगर वो पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है तो कुछ उस पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता है। अब देखिएगा, स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर अगर कोई भी बिल ट्रेड या कॉमर्स पे रिस्ट्रिक्शन लगाने के लिए इंट्रोड्यूस किया जाता है तो उसको सबसे पहले प्रेसिडेंट के प्रीवियस सैंक्शन की जरूरत होगी। अगर प्रेसिडेंट का प्रीवियस सैंक्शन नहीं मिला है तो उस बिल को, जो कि किसी भी राज्य के अंदर ट्रेड और कॉमर्स पे रिस्ट्रिक्शन इम्पोज कर रहा है, उसको किसी स्टेट लेजिस्लेचर में इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। मैं यहाँ पे ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर देखिए, एक स्टेट लेजिस्लेचर इंपोर्टेड गुड्स पे कुछ टैक्स इम्पोज कर सकता है, और और जब ये टैक्स इम्पोज करेगा तो वो सेम तरीके से टैक्स इम्पोज करेगा जैसा कि उस राज्य के अंदर किया जा रहा है। अब देखिए, मैं इस पॉइंट को, तीसरा जो पॉइंट है मैं इसको समझाता हूँ। एक राज्य है ए, इसके अंदर मैंगो पे जिस तरीके 5% का टैक्स है, तो अगर किसी राज्य बी से ए स्टेट में ये मैंगो आता है तो इस मैंगो पे भी 5% का ही टैक्स लगाएगा, क्योंकि उस राज्य के अंदर, हाँ यहाँ पे ए और बी राज्य हैं दोस्तों, उस राज्य के अंदर चूंकि मैंगो पे 5% का टैक्स था, तो बी स्टेट से आने वाले मैंगो पे भी उस राज्य के अंदर 5% का ही टैक्स होगा। ये 5 से 7% नहीं कर सकता है ना। और फिर जब वो टैक्स लगाएगा तो ऐसा नहीं कि अगर कोई व्यक्ति महाराष्ट्र में है, अगर महाराष्ट्र की सरकार कर्नाटक की सरकार से आने वाले किसी उत्पाद पे टैक्स लगाती है, और किसी राजस्थान की सरकार राजस्थान से आने वाले किसी उत्पाद पे टैक्स लगाती है, तो इन दोनों टैक्स में एक सिमिलैरिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये किसी भी प्रेजुडिस के कारण होना चाहिए। इन दोनों मामलों में जो भी टैक्स लगाएगी महाराष्ट्र सरकार, तो महाराष्ट्र सरकार इस बात का ध्यान रखेगी कि राज्यों के बीच में वो भेदभाव ना करे, अलग अलग राज्य किसी राज्य को ज्यादा मतलब रियायत ना दे, किसी राज्य पे ज्यादा कठोर कदम ना उठाए, तो इस बात को इंश्योर किया जाता है। और फिर चौथा जो एक्सेप्शन ये है कि जो आर्टिकल 301 में हमारे देश के अंदर कहीं पे भी फ्री ट्रेड एंड कॉमर्स का प्रोविजन है, वो नेशनलाइजेशन लॉ के अंतर्गत आता है। इसका मतलब ये है कि किसी भी व्यापार को सरकार चाहे तो वो कानून बना के अपने कंट्रोल में ले सकती है, या कोई भी व्यापार किस तरीके से रन किया जाएगा इस बात को भी कानून बना के पार्लियामेंट, या यूं कहें कि सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड कर सकती है। तो इसका नेशनलाइजेशन लॉ के अंडर होने का मतलब, सब्जेक्ट होने का मतलब यही है। अब दोस्तों देखते हैं कि हमारा देश इतना बड़ा है ना, बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो हमारे देश को अलग अलग जोनल काउंसिल्स में डिवाइड कर दिया गया है। ये जोनल काउंसिल क्या करते हैं कि हमारे देश में अलग अलग जोन बना के उसमें अलग अलग राज्यों को शामिल कर दिया गया है। और इन राज्यों को शामिल करने का उद्देश्य यह है कि ये राज्य आपस में एक साथ कोऑर्डिनेट कर सके और उस जोन में बेहतर विकास को बढ़ावा दे सके। ठीक है। अब देखिए, ये जो जोनल काउंसिल है इसके बारे में हम देखते हैं। जो जोनल काउंसिल है दोस्तों, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी कि इनका निर्माण कानून बनाकर किया गया है। तो अब हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा कानून बना के किया गया है। तो स्टैट्यूटरी बॉडी होने का अर्थ है कानून बना के करना। तो ये कानून है आपका स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956। आपको याद होगा, जब मैंने आपको यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज चैप्टर पढ़ाया था, तो उसमें मैंने आपको इस एक्ट के बारे में पढ़ाया था। इसी एक्ट के बाद हमारे देश में 14 राज्य, 6 केंद्र शासित प्रदेश आए थे। याद है, जब फजल अली कमीशन की स्थापना के बाद भाषाई आधार पर राज्यों के निर्माण को मान्यता मिल गई थी। तो ये वही एक्ट है, और इसी एक्ट के अंदर जो जोनल काउंसिल होते हैं इनकी स्थापना की जाती है। तो हमारे देश में टोटल 5 जोनल काउंसिल्स हैं। एक है सेंटर का सेंट्रल जोनल काउंसिल, दूसरा नॉर्दर्न है, सदर्न है, ईस्टर्न है और वेस्टर्न है। अब देखिए, अलग अलग जोनल काउंसिल में अलग अलग राज्य हैं, जैसे कि
अगर नॉर्दर्न जोनल काउंसिल की बात करें तो इसमें आपका पंजाब है, हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश है, राजस्थान है, दिल्ली है, चंडीगढ़ है, जम्मू कश्मीर है। फिर देखते हैं कि जो सेंटर है इसमें आपका मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है और छत्तीसगढ़ है। अगर हम दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बात करें, दक्षिणी जोनल काउंसिल की बात करें, तो इसमें आपका कर्नाटक है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, केरल है, पुडुचेरी है। तो ये सारे राज्य हैं। तो मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे देश को अलग अलग जोन्स में डिवाइड कर दिया गया है और इन अलग अलग जोन्स में कई राज्यों को एक साथ रखा गया है। और ये राज्य क्या करेंगे, आपस में मिलकर उस जोन की बेहतरी के लिए काम करेंगे। तो इससे क्या होगा, छोटे छोटे जोन्स जब तरक्की करेंगे तो इन सब की तरक्की से हमारा पूरा देश तरक्की करेगा, है ना। तो अगर हम जोनल काउंसिल के मेंबर्स की बात करें दोस्तों, तो इसमें होम मिनिस्टर होता है जो कि जोनल काउंसिल का चेयरमैन होता है। ठीक है। फिर किसी भी जोन में जितने भी स्टेट्स हैं उन सभी स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर भी जोनल काउंसिल के मेंबर होते हैं। फिर उस जोन में जितने भी स्टेट हैं उनके दो अदर मिनिस्टर्स भी इसके सदस्य होते हैं। और फिर अगर किसी जोन में यूनियन टेरिटरी है तो उस यूनियन टेरिटरी का जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है, प्रशासक होता है, वो भी जोनल काउंसिल का मेंबर होता है। लेकिन इसके अलावा भी कुछ ऐसे लोग हैं जो कि जोनल काउंसिल में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जैसे अगर नीति आयोग ने किसी पर्सन को नॉमिनेट किया हो तो वो भी जोनल काउंसिल में पार्टिसिपेट कर सकता है। फिर अलग अलग स्टेट में जो डेवलपमेंट कमिश्नर होता है ना, किसी भी जोन में अलग अलग स्टेट में जो डेवलपमेंट कमिश्नर होता है वो डेवलपमेंट कमिश्नर भी जोनल काउंसिल में पार्टिसिपेट कर सकता है। तो ये आपका जोनल काउंसिल था। देखिए दोस्तों, इसमें आपके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तीन चार चीजें ही इंपॉर्टेंट है, बाकी ये पूरा का पूरा मेंस का टॉपिक है। फॉर एग्जांपल, जो भी हमारे जोनल काउंसिल है इसके मेंबर्स कौन कौन से होते हैं, जोनल काउंसिल हमारे देश में कितने हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि अंत ये हाँ, जो आर्टिकल 301 उसमें जो भी प्रोविजंस हैं कि पूरे देश के अंदर ट्रेड और कॉमर्स का तो फ्रीडम है, लेकिन उस पर क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो उन सब चीज़ों को थोड़ा ध्यान में रखिएगा ताकि प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एक क्लैरिटी मिल सके, है ना। मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपको क्लैरिटी इस पूरे चैप्टर में मिलेगी, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे याद करनी पड़ेगी, जैसे कि जोनल काउंसिल के मेंबर्स के बारे में, है ना। फिर देखते हैं दोस्तों कि इन जोनल काउंसिल्स के अलावा हमारे देश में 5 जोनल काउंसिल हैं। इनके अलावा भी हमारे देश में एक सेपरेट नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल की स्थापना की गई है, जिसको कि एक एक्ट बना के अलग से स्थापित किया गया है 1971 में। ठीक है। इनके मेंबर्स में जो पूर्वोत्तर भारत के 7 राज्य हैं और जो एक सिक्किम है, इन 8 राज्यों को मिला के एक नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल बनाया गया है। तो ये आपका इंटरस्टेट रिलेशन का टॉपिक था, चैप्टर था। हमने देखा कि कैसे इन 4 पॉइंट्स की मदद से, है ना, कैसे इन 4 पॉइंट्स की मदद से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने अलग अलग राज्यों के बीच में एक बढ़िया कोऑर्डिनेशन स्थापित करने का प्रयास किया, अलग अलग राज्यों के बीच में एक हार्मोनियस रिलेशनशिप स्थापित करने का प्रदान किया। और फिर इससे ये इंश्योर होता है कि जो हमारा देश का फेडरल सिस्टम है वो बहुत अच्छे से काम करेगा। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं आप सबसे विदा लूँ, मैं आप सबको एक बार एक जेंटल रिमाइंडर दे देता हूँ कि अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप मेरे वीडियोस को शेयर कर सकते हैं। ये मेरा चैनल है। और अगर आपको मेरी वीडियोस की पीडीएफ चाहिए तो अभी तक मैंने जितने भी चैप्टर्स को कवर किया है उन सब के नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसमें आप जाके यहाँ से पीडीएफ इसका डाउनलोड कर सकते हैं, नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं, ताकि वीडियो को देखने के बाद आप रिवाइज जब करें तो उस नोट्स का यूज़ कर सकें और उसको आपको आसानी हो। तो दोस्तों, मिलते हैं बहुत ही जल्दी एक और वीडियो में। और मैं आप सबको ये भी बता दूं कि हाल अब मैं बहुत ही जल्दी अभी मंथली करंट अफेयर्स की एक सीरीज शुरू करने वाला हूं, जो आपके प्रीलिम्स 2025 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी, चाहे वो यूपीएससी का हो, चाहे वो 2025 में किसी भी प्रीलिम्स के लिए हो। तो अलग अलग सेक्शन को लेकर मैं एक पूरी सीरीज ला रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ जिस तरीके से आप लोगों ने इस वीडियो को, मेरे इस सीरीज को प्यार दिया है, वैसे ही आप मेरी बाकी वीडियोस को भी प्यार देंगे। मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्द एक नई वीडियो में दोस्तों। थैंक यू।